हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग 10th के एग्ज़ाम देके 11th क्लास में आए हैं। अब 11th में आने के बाद जब हम लोग साइंस देते हैं तो साइंस में आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या क्या पढ़ोगे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। इज दैट क्लियर। अब अपन बात करते हैं साइंस के अंदर हम लोग ब्रांच की बात करते हैं। कितनी ब्रांचेस है। फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। हार्ड मतलब कई लोगों को डर लगता है इससे, कई लोगों को पसंद नहीं होती केमिस्ट्री कैसे है क्या है। एक्चुअली केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी तब तक आपको वो पसंद नहीं आएगी। केमिस्ट्री में हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, जब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती कि क्या है, तब तक आप लोग को ये सब्जेक्ट ही पसंद नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसे बहुत अच्छे से सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, और जब समझ में आपको आने लगेगी तब आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रद्धा राजपूत, और आई हैव कम्प्लीटेड माई MSc इन अप्लाइड केमिस्ट्री। मेरी MSc अप्लाइड केमिस्ट्री में हो रखी है और मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद है, क्योंकि जब केमिस्ट्री समझ में आने लग जाती है तभी आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आने लगती है। तो एक केमिस्ट्री का क्या फंडा है कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी नहीं, और जब आपको इसका कॉन्सेप्ट, आपको इसका बेसिक समझ में आया कि व्हाट इज़ बेसिक क्या होता है, ये फॉर्मूला कैसे बनता है, या हम कहेंगे बॉन्डिंग कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जब तक उनको हम बेसिक से स्टार्टिंग से नहीं समझेंगे तब तक हम केमिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग बहुत बेसिक और बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी से, या हम कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में, हम लोग केमिस्ट्री को समझेंगे, जिससे आपको समझ भी आएगी और आपको पसंद भी आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना केमिस्ट्री के बारे में टॉपिक। अब केमिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ, केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग केमिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 11th में, जो कि क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपके क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के, वो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का 11th क्लास का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो अपनी डेली लाइफ जो है वो स्टार्ट ही केमिस्ट्री से होती है। अब आप पूछेंगे कैसे। अब जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल बताती हूँ। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हो आप, सबसे पहले एक गिलास पानी पीते हो। पानी पीते हैं हम लोग। पानी जो है, पानी क्या है, पानी को अगर देखा जाए तो क्या चीज़ होती है, ये H2O। H2O मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। तो यहाँ से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ब्रश करने के लिए जाते हैं। ब्रश आप लोग करते हो, ब्रश जो होता है आप हाथ में लेते हो, वो चीज़ क्या चीज़ है, वो प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है। प्लास्टिक अगर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा तो हम कहते हैं उसको किससे मिलकर बना हुआ होता है, पॉलीमर से। पॉलीमर किससे बने हुए होते हैं, कार्बन की लंबी चेन, जिसको अपन पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर प्लास्टिक से बना हुआ ब्रश आपने हाथ में लिया, उसके ऊपर क्या लगाया आपने, कोलगेट कह सकते हैं, पेप्सोडेंट, या जो भी कुछ काम में लेते होंगे हम। पेस्ट लगाते हैं उसके ऊपर, टूथपेस्ट, जिससे टीथ को ब्रश करेंगे। तो पेस्ट आप काम में लोगे तो पेस्ट भी क्या है, एक तरह का केमिकल ही तो है, केमिकल से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद नहाने का सोप जो हम काम में लेते हैं वो भी क्या है, केमिकल से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद उसमें क्या आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप के, अपन कह सकते हैं साबुन होता है, सोप होता है, डिटर्जेंट होता है। ये जो भी चीज़ें आप काम में लेते हो सारी किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, डिफरेंट केमिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं। उसके बाद हम लोग जो है, हम खाना खाते हैं, खाने में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं। जूस, अगर ऑरेंज जूस पीते हो, विटामिन C होता है उसके अंदर। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, डेली में अपने कितनी चीज़ें काम में लेते हैं, उन सभी चीज़ों के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और वही केमिकल जो हमें किससे रिलेट करते हैं, हम केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं, हमें केमिस्ट्री से जोड़ते हैं। तो हमें पता चला केमिस्ट्री हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। आप बेंच पे बैठते हो, ठीक है, बेंच में, प्लास्टिक के बेंच पे वर्क करते हो, पॉलीमर से बनी हुई है। उसके बाद मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर के अंदर क्या होगा, प्लास्टिक से बना हुआ है, तो केमिस्ट्री। प्लास्टिक के बाद अपन बात करते हैं, इसमें इंक डाली गई है, तो इंक भी क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड है। इट मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में बहुत ईजी वे में काम में आती है। तो आप लोग समझें केमिस्ट्री का अपनी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इस केमिस्ट्री को समझते हुए अब हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम इसकी सिंपल टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि भाई केमिस्ट्री में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें समझनी चाहिए। और जब बेसिक
सिंपल टर्मिनोलॉजी से, या हम कह सकते हैं सिंपल टर्म्स, सिंपल चीज़ों से, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल परिभाषा से आपको समझ में आएगा केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान असल में होता क्या है। तो इज दैट क्लियर टू स्टूडेंट्स? हम लोग आगे चलें, पढ़ते हैं इसके बारे में, केमिस्ट्री को एक अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक अपना क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था, साइंस की अलग अलग ब्रांच होती है। साइंस की ब्रांच में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। अब यहाँ जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री किससे डील करता है? केमिस्ट्री की हम बात करेंगे तो किससे बताएगा हमें? इट अबाउट टू स्टडी। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री किससे रिलेट करता है? टू स्टडी अबाउट द मैटर। केमिस्ट्री को हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? हम मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर का मतलब समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे मैंने बात की है, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो केमिस्ट्री में आप क्या करोगे? स्टडी ऑफ मैटर। टू स्टडी अबाउट द मैटर, आप मैटर की स्टडी करोगे या मैटर के बारे में जानोगे, मैटर के बारे में पढ़ोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। आज अपना जो टॉपिक है, मैं टॉपिक वापस से लिख देती हूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, या हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में रसायन विज्ञान के अंदर कुछ जो हैं कहेंगे हम सिंपल कॉन्सेप्ट, या अपन जो बेसिक आधारभूत जो अपने पास कॉन्सेप्ट होंगे, आधारभूत संरचनाएं बात कर सकते हो आप। आधारभूत जो इसका ढांचा है, क्या है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री किस चीज़ पे टिकी हुई है, उसको हम यहाँ पे सिंपल शब्दों में पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे केमिस्ट्री क्या बात करती है? केमिस्ट्री किसकी स्टडी है? केमिस्ट्री स्टडी है मैटर की, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? पदार्थ। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान को जब हमें समझना हो तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? मैटर या पदार्थ होता क्या है। अब मैटर और पदार्थ की परिभाषा अगर मैं बताऊं, एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस, हिंदी में भी बता देती हूं मैं, कोई भी पदार्थ जो जगह घेरता है। एनी सब्सटेंस, कोई पदार्थ, मैटर को भी हम क्या कहते हैं? पदार्थ। सब्सटेंस बोलोगे कोई चीज़ कह सकते हो, कोई पदार्थ कह सकते हो, ऐसा पदार्थ जो क्या करता है? जो जगह घेरता है। एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव डेफिनेट मास। समझिएगा इसे सभी, पदार्थ जो जगह घेरता है और निश्चित भार लिए हुए होता है या निश्चित भार वाला होता है। आप समझ में आया सभी को? हम लोगों ने बात की केमिस्ट्री को समझने के लिए हम बात कर रहे हैं मैटर या पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए। अब मैटर या पदार्थ की परिभाषा कह सकते हो, या इसको समझने के लिए मैंने आपको एक परिभाषा, इसकी डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन अगर आप समझोगे तो क्या चीज़ होती है? एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव डेफिनेट मास, कोई ऐसा पदार्थ जो जगह घेरता है और निश्चित भार वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर क्या है? मैटर है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख देती हूँ तो इसका मतलब इसने क्या करा? डस्टर के ऊपर की। अब आप कह सकते हैं मैटर की बात कर रहे हैं हमने कहा मैटर वो पदार्थ जो कि जगह घेरता है, जिसका कुछ ना कुछ निश्चित भार होता है या डेफिनेट मास होता है। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे कि डस्टर के ऊपर मैंने रखा है ये मार्कर। अब मार्कर आप देख सकते हो, मार्कर ने क्या किया? डस्टर के ऊपर की जगह को घेर लिया, इतनी जगह घेर ली इसने। इसका मतलब क्या है? और इसका कुछ ना कुछ भार तो है, हल्का तो है नहीं, कुछ भारी है, ये भार है इसके अंदर। तो हम कहेंगे कि कोई ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ जो कि क्या करती है? जगह घेरती है और उसका कुछ ना कुछ निश्चित भार होता है। जैसे कुछ ना कुछ ग्राम होगा इसका, हम कुछ ना कुछ वेट तो निकाल के बता सकते हैं, इसका वेट कुछ ना कुछ होगा ही। इसी तरह से डस्टर की बात कर सकते हो। डस्टर को जब आप टेबल पे रख देते हो तो ये क्या कर रहा है? टेबल को कवर कर रहा है, टेबल की जगह घेर लेता है और इसका कुछ ना कुछ भार होता है, भारी है ये। तो इसको अपन क्या बताएंगे? कोई भी हम कह सकते हैं, कोई पदार्थ, कोई भी चीज़,
इस संसार में, दुनिया में जो भी चीज़ होगी जो क्या करेगी, जगह घेरेगी और उसका कुछ ना कुछ निश्चित भार होगा, उसको हम किससे बताते हैं, मैटर से बताते हैं। इसका एग्जाम्पल हम खुद ही ले सकते हैं। हम खुद भी क्या है, ह्यूमन बीइंग, एक इंसान है। इंसान क्या कर रहा है, मान लीजिए जैसे मैं हूँ यहाँ पे, अगर मैं खड़ी हुई तो मैं इतना एरिया कवर कर रही हूँ और मेरा कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही, तो मैं भी क्या हो गई, एक तरह का मैटर हो गई। जैसे मैं हो सकती हूँ, जैसे आप लोग हैं, या जैसे और भी कितने लोग हैं। या हम टेबल कुर्सी की बात कर सकते हैं। स्कूल में हम लोग जाते हैं, स्कूल में हम किस पे बैठते हैं, टेबल चेयर्स पे बैठते हैं। वो भी तो एक चीज़ है, वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्या है, वहाँ पे रखी हुई हैं, उनका कुछ ना कुछ बाहर तो होगा ही। तो ऐसी कोई भी चीज़, हम कह रहे हैं अपने दुनिया में आपके आसपास कोई भी चीज़ होगी जो कि क्या करेगी, जगह घेर रही है और उसका कुछ ना कुछ निश्चित भार होगा, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर में हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ये चौक ले लो, ये डस्टर ले लो, आप अपने आप को ले लो, अपने साथ वाले फ्रेंड्स को ले लो, आप खुद हो, सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में बताते हैं कि ये मैटर हैं, क्या पदार्थ हैं। समझ में आ गया सभी को, व्हाट इज मैटर और पदार्थ असल में होता क्या है। अब पदार्थ है तो इसका मतलब इसका डिवीजन, या हम कहेंगे इसको, हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन बताएंगे। इसको बताएंगे ये कितने प्रकार का हो सकता है या कितने तरह का मिलेगा। अब पदार्थ है तो पदार्थ हो सकता है फिजिकल भी हो और केमिकल भी हो। फिजिकल केमिकल क्या हुआ, हमने कहा पदार्थ है, पहली बात हमने बता दी कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारे आसपास होगी, जो जगह घेरेगी। इसका मतलब वो क्या है, मैटर या पदार्थ है। चाहे वो हम ही हो, चाहे लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, मतलब जीवित या निर्जीव वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेर रही है, जिसका अपना कुछ ना कुछ भार है, उसके पास कुछ ना कुछ डेफिनेट मास है, इट मीन्स वो क्या हो गया, मैटर या पदार्थ कहलाएगा। अब अपन ने क्या कहा, इसको मैटर या पदार्थ जो है वो क्या हो सकता है, दो टाइप का होगा। एक है फिजिकल और सेकंड वाला अपन ने बताया केमिकल। अब क्या चीज़ होती है फिजिकल केमिकल, हिंदी में आप लोग इसको कहोगे भौतिक, और केमिकल वाले को आप क्या बताओगे, ये रासायनिक है। हमने कहा पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकता है और रासायनिक भी हो सकता है। अब ये भौतिक रासायनिक क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिजिकल मैटर या फिजिकल मैटर की हम बात करेंगे। भौतिक पदार्थ वो पदार्थ होगा जिसको देखकर आप पहचान सकते हो। इज दैट क्लियर। अगर मैं कहूँ कि कोई पदार्थ है, पदार्थ बहुत सारे रखे हुए होंगे आप लोगों के पास, लेकिन अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, व्हाट इज फिजिकल मैटर एंड व्हाट इज केमिकल मैटर, रासायनिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ क्या होंगे, तो आप ये समझ के चलिए, भौतिक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो देख के ही पहचान लिए जाते हैं। देख के पहचानना इन द सेंस, अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या दिख रहा है मुझे, सॉलिड फॉर्म में है, तो मैं कहूँगी इसको कि भाई ये तो क्या दिख रहा है, ठोस है। ये एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा पदार्थ है जो कि क्या है, ठोस पदार्थ है। एक गिलास में पानी रखा हुआ है तो आप पानी को क्या बोलोगे, ऐसा पदार्थ है जो कि द्रव अवस्था में है या लिक्विड है। और उसके बाद अगर आपको कहीं से परफ्यूम की खुशबू आती है तो आप क्या कहोगे, ये ऐसा पदार्थ तो है, लेकिन पदार्थ कैसा है, जो कि क्या है, गैस फॉर्म में है। तो ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को। जब हम बात करते हैं मैटर की, मैटर को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में, मेन दो पार्ट में डिवाइड करोगे। आप इसको दो मुख्य भागों में बांटोगे। पहला भाग है फिजिकल, सेकंड भाग है केमिकल, भौतिक और रासायनिक। भौतिक को हम क्या कहते हैं, अपीयरेंस के बेस पे जैसा दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग भौतिक होगा, जैसा दिखेगा, जैसा अपीयर होगा। या आप इसको कह सकते हो स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे अपन कहते हैं इसको। जो हमने फिजिकल बताया, फिजिकल किसके बेसिस पे होता है, ये स्टेट ऑफ मैटर, इसमें कहेंगे पदार्थ की अवस्था। शुद्ध हिंदी में हम लोग मैटर को पदार्थ भी कह सकते हैं, हम इसको द्रव्य भी कह सकते हैं। आपकी कई बुक्स में द्रव्य लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना। मैटर, पदार्थ, द्रव्य एक ही चीज़ है। पदार्थ या द्रव्य जो जगह घेरता है, निश्चित भार वाला होता है, उसे हम मैटर, पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। पदार्थ या द्रव की अवस्था के आधार पर द्रव्य और द्रव में कंफ्यूज मत होना बच्चों। द्रव मतलब क्या होता है, लिक्विड। द्रव्य मतलब क्या होता है, मैटर। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसलिए मैंने आपको लिख के बताया। मैटर, पदार्थ, द्रव्य वो चीज़ें जो कि जगह घेरती हैं, जिनका कुछ ना कुछ भार होता है। एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव डेफिनेट मास, उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो जगह घेरेगी, उसको हम मैटर से बताते हैं। मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल अपन क्या बता रहे हैं,
स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे, द्रव्य पदार्थ की अवस्था के आधार पर ये भौतिक रूप में पाए जाते हैं या फिजिकल स्टेट में मिलेंगे। अब भौतिक नाम से समझ में आ रहा है, देख के पता चलेगा। देख के आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी पदार्थ की अवस्था या उसका स्टेट बता सकते हो। देख के आपको क्या पता चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो रखा हुआ है तो वो द्रव होगा या गैस होगा या फिर सॉलिड होगा। तो इसी बेस पे हम फिजिकल वाले को 3 में डिवाइड करते हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और थर्ड वाला है गैस। अब सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं? हम लोगों को पता है कि अगर पार्टिकल्स किसी भी पदार्थ के अणु कह सकते हो या फिर हम इंग्लिश में पार्टिकल्स कह सकते हैं, कण बोल सकते हैं हम इसको, हिंदी में कण बोलोगे, पार्टिकल बोलोगे, अगर वो पास पास उपस्थित हैं, वो एक दूसरे से इतना अटैच फॉर्म में है कि उनके बीच का स्पेस नहीं है, वो मॉलिक्यूल जिनके बीच में स्पेस नहीं होगा तो वो क्या होंगे? सॉलिड कहलाएंगे, राइट। जिनके बीच में स्पेस, ये देखिए आपको स्ट्रक्चर से दिख रहा होगा ये कितने पास पास है मॉलिक्यूल, सारे इतने पास पास बना रखे हैं मैंने, ये देखिए बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, तो ये क्या होगा? सॉलिड, या अपन कह सकते हैं इसको ठोस अवस्था में है। सॉलिड को हिंदी में क्या कहोगे आप? ठोस है। लिक्विड को आप बताओ कि ये द्रव है, द्रव और द्रव्य में अंतर है, तो ये द्रव वाला द्रव है, ये द्रव्य मैटर वाला द्रव्य है। गैस तो हमको पता है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं फिजिकल वाला मैटर। फिजिकल मैटर भौतिक, अपन पदार्थ की बात कर रहे हैं, भौतिक पदार्थ 3 अवस्थाओं में मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अपन यहाँ पे बता रहे थे ठोस, या फिर मैं कह सकती हूँ सॉलिड जो है, वो सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पास पास होते हैं, पास पास रहेंगे। अब अगर अपन लिक्विड में बात करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं? इसलिए इनके बीच में आपको स्पेस मिलेगा। गैस की बात करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कहीं कहीं फैला हुआ होगा। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, ठोस की हम बात करते हैं, ठोस में अणु क्या है? पास पास है, मॉलिक्यूल पास पास है। क्या होता है इसका रीज़न? जब अपन बात करते हैं कोई भी कण है, पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप लोगों ने पहले पढ़ के आए होंगे लोअर क्लासेस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या बोलोगे? आकर्षण बल काम करता है जो एक दूसरे को बांधे रखता है। इज दैट क्लियर? जब अपन क्या कह रहे हैं, कणों को जब कोई फोर्स या अपन कहेंगे बल क्या करेगा? आपस में बांध के रखेगा, अपने पास पास रखेगा, तो ये कण क्या होंगे? पास में होंगे, तो क्या करेंगे? ये ठोस अवस्था बनाएंगे। जब इनका आकर्षण बल थोड़ा कम होगा तो क्या होगा? अणु दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल्स दूर जाने लगेंगे, तो आप देख सकते हो बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, तो वो क्या होगी? द्रव अवस्था को बनाएगा या लिक्विड की अवस्था बताएगा। उसके बाद अपन कहते हैं कि इनके बीच का जो फोर्स है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका, हम कहेंगे बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। तो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो अपन क्या कहेंगे? ये जो कण है ये क्या करेंगे? पास पास ना होकर दूर दूर फैलने लग जाएंगे। दूर दूर फैलेंगे तो एक किसकी अवस्था बताएंगे? गैस अवस्था को, या फिर हम कहेंगे गैसियस स्टेट को बताएंगे या गैस को समझाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हम कहेंगे ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कण जिनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती, पार्टिकल पास पास होते हैं, कण पास पास होते हैं, क्योंकि इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल काम करता है। द्रव में हम कहेंगे कि आकर्षण बल क्या होता है? पहले वाले के मुकाबले थोड़ा कम हो जाता है, तो अणु दूर दूर हो जाते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होने लगते हैं। और थर्ड वाले गैस में बात करेंगे कि इनमें आकर्षण बल नहीं के बराबर रह जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल, जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अणु क्या होते हैं? दूर दूर चले जाते हैं। तो सॉलिड को हम क्या बताते हैं? ऐसे वाले सॉलिड अपन क्या बोलेंगे? सॉलिड या फिर ठोस वो चीज़ें हैं जिनके अंदर क्या होता है? इनका एक डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप कहोगे सॉलिड, या अपन कहेंगे सॉलिड मैटर इस तरह का मैटर है जिसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होगा। इसका मतलब इसका निश्चित आयतन, निश्चित आकार होगा। मतलब आपको पता होगा भाई निश्चित आकार है, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें क्या बना हुआ है? ये डस्टर अलग अलग कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, लकड़ी के कणों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका क्या है? कुछ ना कुछ डेफिनेट शेप है, ये इसी शेप में मिलेगा। शेप में मिलने के बाद अपन क्या कहेंगे? इसका वॉल्यूम जो है वो भी क्या होगा? डेफिनेट होगा, और शेप भी डेफिनेट होगा। वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम है? जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहती हूँ 100 ग्राम 200 ग्राम का, तो इसका वॉल्यूम फिक्स हो गया,
ठीक है। इसका मास वॉल्यूम का हो गया फिक्स है, तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है। अब अपन बात करते हैं लिक्विड वाले की, जो अपन ने यहाँ पे अभी लिखा था द्रव, या फिर क्या कहेंगे अपन इसको इंग्लिश में, लिक्विड। इसका क्या होता है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होगा। डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? जैसे अपन क्या करते हैं, एक गिलास में मैंने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, राइट। एक गिलास पानी को मैंने क्या किया, एक बीकर में डाल दिया। सबसे पहले जब वो ग्लास में था तो ग्लास में पानी कैसा था, इस तरीके का था, इतना भरा हुआ था यहाँ पे, तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम था। डेफिनेट वॉल्यूम मतलब इतना ही, एक गिलास पानी है मेरे पास। अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या करूँ, इस ग्लास वाले पानी को मैं डाल देती हूँ यहाँ पे, इसे रब कर देते हैं हम लोग। अब मैंने क्या किया, एक गिलास पानी था, इसको इतने बड़े बीकर में डाल दिया, तो ये एक गिलास पानी यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ऐसे बोल में डाल दिया, बोल में डालने के बाद ये पानी यहाँ पे आ गया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, और अगर अपन देखते हैं इसको, अब आपने क्या देखा, एक गिलास वाटर, एक गिलास वाटर था, फुल था ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो है कि एक गिलास ही पानी है आपके पास, लेकिन इसका शेप क्या है, शेप डेफिनेट नहीं रहता। इट मीन्स आप ग्लास में डालोगे ग्लास जैसा हो जाएगा, बीकर में अगर मैं इसको डाल देती हूँ ऐसे बीकर में, तो ये क्या होगा, बीकर का शेप ले लेगा, मतलब इस तरीके का दिखाई देगा। बोल में डालूंगी तो ये बोल का शेप इस तरीके का ले लेगा। इट मीन्स लिक्विड या द्रव की अपन बात करते हैं जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। और अपन कहते हैं लिक्विड क्या है, ऐसा सब्सटेंस है, अपन कहेंगे ऐसा पदार्थ है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, इसका मतलब इसका निश्चित आयतन है, लेकिन आकार या शेप निश्चित नहीं है। जहाँ भी डालोगे पानी वो उसी का शेप ले लेगा। किसी भी आप उसको बोलेंगे अपन बीकर में, किसी भी कंटेनर में आप डालोगे, कंटेनर पात्र में डालोगे, वो उसी के शेप का हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता। जैसे कि एक गिलास पानी को बीकर में डालो तो ऐसा दिखेगा, कम हो जाएगा नीचे, लेकिन एक गिलास पानी मतलब इसका जो है वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा, आयतन तो उतना ही रहेगा जितना एक गिलास पानी है, लेकिन एक गिलास पानी बीकर में ऐसा दिखेगा और बोल में आपको ऐसा दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? सॉलिड की हमने बात कर दी जिसका डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड की हमने बात करी जिसका डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता, शेप इसका चेंज होता रहता है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल में मूवमेंट है। सॉलिड के मॉलिक्यूल में मूवमेंट दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल में मूवमेंट आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो मूव करते हैं एक से दूसरी जगह पे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं गैस वाले की। जब अपन गैस के मॉलिक्यूल की बात करें तो अपन ने कहा कि ये क्या होते हैं, ये दूर दूर जाते हैं। तो ये क्या थे अपने गैस, और ये इसको क्या बताया था अपन ने इससे। अब यहाँ पे अपन कहेंगे इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स है, ना तो वॉल्यूम निश्चित है, ना ही इसका शेप या आकार निश्चित है। इट मीन्स यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, इसका शेप भी फिक्स नहीं है। जैसे अपन डीओ की बात करते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं, सभी लोग अपन डीओ परफ्यूम ये चीज़ें काम में लेते हैं। तो डीओ या परफ्यूम आपने देखा है, आप चाहो तो एक पूरी बोतल, जितनी बॉटल हम लेके आते हैं मार्केट से, उस पूरी बॉटल को चाहे तो हम एक बड़े से हॉल के अंदर आप स्प्रे करोगे, वो पूरी बॉटल का जितना स्प्रे एक बॉटल के अंदर था, वो पूरा जो गैस उसमें भरी हुई थी, जो परफ्यूम उसमें भरा हुआ था बॉटल में, आप चाहे तो वो पूरा का पूरा एक हॉल में खाली कर सकते हैं। एक बड़े से हॉल में खाली कर देंगे तो क्या होगा, वो सब जगह फैल जाएगा, सब जगह आपको खुशबू आएगी, आपको उसकी फ्रेग्रेंस समझ में आने लगेगी कि अच्छा, आपको लगेगा यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरे के पूरे कमरे में, या हम कहें एक बहुत बड़े हॉल के अंदर वो पूरा फैल चुका है। इट मीन्स जो एक कंटेंट, या हम कहेंगे कि जो भी मात्रा उसकी एक बॉटल के अंदर थी, वो बॉटल से निकल के कहाँ फैल गई, पूरे रूम में फैल गई। इट मीन्स उसका ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, ना ही डेफिनेट शेप है। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अगर आप चाहो तो उसको एक छोटे से बॉटल में भी पैक करके रख सकते हो, आप चाहो तो एक उसको बड़े से कमरे या बड़े से हॉल में भी फैला सकते हो। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो है नहीं। मान लीजिए ये बॉटल है स्प्रे की, ठीक है, ये आपकी स्प्रे की बॉटल है जिसके अंदर इतना गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए थे, इनको प्रेशर से भरा गया था, रख दिया था कि भाई बंद करके चलो इसमें रुक जाओ, लेकिन जैसे ही आपने इसको स्प्रे किया तो मॉलिक्यूल यहाँ से फैलते हुए, यहाँ से फैलते हुए, मान लीजिए इतना बड़ा कमरा है और सब जगह इसके मॉलिक्यूल फैल के चले गए। इसका मतलब गैस जो है वो पूरे रूम में ऑक्यूपाई हो गई, पूरे रूम को उसने, पूरे हॉल को उसने कवर कर लिया। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए, सब जगह फैल गए। तो हमें क्या समझाते हैं ये कि इनका कोई वॉल्यूम जो है, गैस का वॉल्यूम था वो फिक्स नहीं था, ना ही उसका शेप फिक्स है। वॉल्यूम अपन कह रहे हैं उसका आयतन है, वो आयतन भी फिक्स नहीं होगा, उसका आकार भी
फिक्स या निश्चित नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई अपने ठोस, द्रव और गैस की। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं, जैसे अपन वाटर की बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो तीनों स्टेट को बताता है, जो कि सॉलिड को भी बताएगा, सॉलिड आइस को बताएगा। सॉलिड से हमको कन्वर्ट करना हो उसको लिक्विड में, तो ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद अगर अपन बात करते हैं गैस में, तो ये किस में बदल जाता है, वाटर वेपर में बदल जाता है। हिंदी में अगर अपन कहेंगे सॉलिड आइस बर्फ़ में चला गया, ठोस, ठोस बर्फ़ बना दिया इसने, द्रव जल में आ गया। और उसके बाद अपन बात करते हैं ये क्या हो गया, वाष्प में बदल गया, जो कि क्या है, गैस अवस्था है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। अब अगर अपन चाहें तो ये रिएक्शन आप देखोगे, सॉलिड को जैसे ही अगर आप हीट दोगे, हीट मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ा के वो लिक्विड वाटर में बदल जाएगा। और अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो वो वाटर वेपर या भाप में बदल जाता है। सभी ने ये एग्जाम्पल अपने घर में देखा ही होगा। तो ये फिजिकल स्टेट पदार्थ की भौतिक अवस्था को बताते हैं, या हम कह सकते हैं पदार्थ जो है अगर हम उसको भौतिक वाले में डिवाइड करते हैं, फिजिकल स्टेट में डिवाइड करते हैं, तो फिजिकल में आपको मिल जाएगा सॉलिड से लिक्विड में बदला, लिक्विड से गैस में बदला, जैसे ही आपने क्या करा, इसको हीट किया। लेकिन अगर आप इसको कूल करो, वेपर्स को ठंडी करोगे, ठंडी करने के बाद क्या मिलेगा आपको, लिक्विड मिलेगा। और ठंडी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉलिड बर्फ़ मिल जाएगा। मतलब ये रिवर्सिबल हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वाटर, वेपर, वेपर को वापस से ठंडा किया तो क्या हुआ, वाष्प को ठंडा किया, जल बन गया, जल को ठंडा किया तो बर्फ़ बन गई। इसका मतलब कि अगर अपन बात करते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल वाटर लिया अपन ने, जो कि तीनों स्टेट को इक्वली डिफाइन करता है, इक्वली बताता है, अच्छे से समझाता है कि सॉलिड से लिक्विड में बदल सकते हो आसानी से, लिक्विड से वाटर वेपर में बदल सकते हो। इसी अभिक्रिया को उल्टा कर दिया जाए, इसी चीज़ को उल्टा कर दें हम, तो उल्टा करने के बाद क्या होगा, या हमने इसको ठंडा कर दिया, अभी तक गर्म करते आ रहे थे, ठंडा करते चलोगे तो गैस से जल में बदलेगा, जल से बर्फ़ बन जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमने क्या कहा, अगर आप देखोगे तो ठोस, ठोस में हमने कहा सभी पार्टिकल, सभी कण पास पास हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट मास होगा। इसका मतलब जो भी ठोस वस्तु आप हाथ में लोगे वो क्या होगी, थोड़ी भारी होगी। आपने देखा होगा डेली लाइफ में हम काम में लेते हैं, 1 किलो 2 किलो की कोई सॉलिड चीज़ आप उठा के देखो। हम लोग सब्जियां लेते हैं, सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, फ्रूट्स लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप लोग देखते हैं कि वो वेट करके हमको देते हैं, कितना 1 किलो 2 किलो का जो वेट उनके पास रखा हुआ होता है, उसको वे करके बताते हैं कि 1 किलो की चीज़ है या 2 किलो की चीज़ है। इज दैट क्लियर? अब 1 किलो की चीज़ जब आप हाथ में लेते हो उसको, तो आपको क्या लगती है, थोड़ी हैवी लगती है, होती छोटी सी है, इतना सा वो वे होता है जिसको वो लोग क्या करते हैं, वेट करके पता लगाते हैं कि हाँ ठीक है इतना, इस तरीके का कुछ। ठीक है, अब आप 1 किलो की चीज़ को देखोगे तो इतना सा दिखेगा वो, लेकिन क्या होता है, भारी होता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स पास पास हैं, तो वो क्या है, कंडेंस है, मतलब पास पास जुड़े हुए हैं, तो उस चीज़ को भारी बना देते हैं। अब अपन बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर क्या होगा, आप 1 लीटर बॉटल, वाटर बॉटल देखेंगे, 1 लीटर वाटर बॉटल क्या होगी, उस वाले ठोस वाली चीज़ से वो क्या करेगी, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिखेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसके कंपैरिजन में थोड़ी लाइट होगी। या हम कह सकते हैं कि आपको क्या दिखेगी, वो इतनी छोटी सी चीज़ जो थी वो ज़्यादा भारी थी, और एक बड़ी चीज़ जो है उसके कंपैरिजन में क्या लग रही है हमें, उसके कंपैरिजन में क्या हो गई, वो बड़ी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। अब यही चीज़ अगर अपन बात करते हैं कि 1 kg मतलब क्यूब, अगर आप बताओगे मीटर और किलोमीटर, अगर अपन बताएं कि गैस के लिए अपन ले लेते हैं, ठीक है, अगर अपन बात करेंगे इतना गैस आपके पास है, या अपन कह सकते हैं कि 1 लीटर 1 किलो गैस की या 1 लीटर गैस की बात कर लेते हैं हम, इतना वॉल्यूम अपने पास है, तो इतने वॉल्यूम की जो गैस होगी वो गैस और भी ज़्यादा हल्की होगी। क्यों हल्की होगी, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो क्या होगा वो, अगर हम उसका वेट देखें तो वेट इन दोनों के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, और भी हल्का हो जाएगा। इसका मतलब अगर अपन बात करें सीधा हम कह सकते हैं सॉलिड जो होता है वो भारी होता है, क्योंकि पार्टिकल पास पास है, लिक्विड उससे थोड़ा हल्का, और गैस सबसे हल्की होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, जैसे आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा, हम डेली में देखते हैं बर्फ़ सभी लोग काम में लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, किसी और चीज़ में हम लोग काम में लेते हैं, बर्फ़ तो लेते ही, घर में सभी काम में लेते हो आप लोग। तो आप ये चीज़ सोच के देखो कि जब भी बर्फ़ की हम बात करें, बर्फ़ की अवस्था है ठोस, द्रव जो है वो जल है, तो क्या कहा हमने कि ठोस जो है वो भारी है, जल जो है उससे हल्का है। तो हम कहते हैं कि कोई भारी चीज़ जब आप किसी हल्की चीज़ पे रखोगे तो क्या हो जाना चाहिए, उसे उसमें डूब जाना चाहिए। जैसे पानी में अगर मैं बात करती हूँ, मैं किसी भी लोहे की चीज़ या कोई भी चीज़ हम घर में लेते हैं, नेल हो गई, आयरन नेल होती है, लोहे की कील हो गई, कोई भी चीज़ हुई, अगर आपने उसको एक बकेट पानी में डाला तो वो क्या करेगी, डूब जाएगी, क्योंकि वो ठोस है, वो भारी है, तो वो पानी में डूब जाती है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम बर्फ़ हम घर में काम में लेते हैं, आइस काम में लेते हैं, आइस क्यूब्स काम में लेते हैं,
आप एक गिलास वाटर के अंदर या आपका कोल्ड ड्रिंक है कुछ भी है, उसमें आपने एक क्यूब डाला, वो क्यूब क्या करता है, वो कभी भी पानी में नीचे नहीं जाता, वो पानी में ऊपर तैरता रहता है। या आपका जो भी कोल्ड ड्रिंक है या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें वो क्या करेगा, वो ऊपर तैरता रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे ठोस, द्रव और वाष्प की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा हल्का, ये थोड़ा भारी है क्योंकि कण पास पास हैं, कोई भी चीज़ पास पास रखी हुई है। जल, कण दूर दूर है, और गैस जो हमने बताया था कण और भी दूर है, पार्टिकल्स दूर दूर है, इसका मतलब ये हल्की होगी। जैसे इसको और अच्छे से एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक कार्टून में, मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ फिर वापस पूछती हूँ। आप देखिए, एक कार्टून है आपके पास बड़ा सा, जिसके अंदर आपने बुक्स जमा के रखी है, 10 बुक्स आपके पास है, 3 4 5 6 7 8 9 और 9 अपन मान लेते हैं, और 10वीं बुक मैंने और ऊपर रख दी। अब आपने देखा कि जैसे स्ट्रक्चर इसका है, इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, हम कह सकते हैं कि एक कार्टून हमारे पास इतना ही बड़ा था जिसमें 10 बुक्स आ सकती थी मैक्सिमम। कार्टून होता है कोई बड़ा सा बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स, जिसमें आपने मोटी मोटी 10 बुक्स, 10 किताबें उसमें डाल के रख दी। इज दैट क्लियर? अब वो 10 बुक आपने रखी, तो 10 बुक रखने के बाद क्या हुआ, भारी हो गया, सब पूरी तरह से फुल्ली पैक हो गया। आप उसको उठा के देखोगे आपको भारी लगेगा। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसी बॉक्स में 5 किताबें रखते हैं। अब जब 5 किताबें आप रखोगे तो कैसे रखोगे, 1 2 3 4 5, इसका मतलब बॉक्स में क्या हो गया, स्पेस हो गया। स्पेस होने से बॉक्स थोड़ा सा खाली हो गया। अब मैं आपको कहती हूँ कि इसके अंदर हमको सिर्फ एक ही बुक रख के ले जानी है। आपने सिर्फ इसमें एक ही बुक रख दी, ये और भी हल्का हो गया, बिल्कुल ही हल्का, आसानी से एक हाथ से उठा के ले जा सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हुआ ठोस, द्रव और गैस का, सॉलिड लिक्विड गैस का, कि सॉलिड के अंदर हम क्या करते हैं, पार्टिकल बहुत पास पास है, मतलब इतने पास पास रखे हुए हैं कि वो चीज़ को डेंस और भारी बना देते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, एक कार्टून में आपने 10 बुक्स रख दी, फुल्ली पैक हो गया कार्टून, एक चीज़ रखने की भी जगह नहीं मिली, उसमें एक पेन भी डालने की जगह नहीं बची, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से क्लोजली पैक हो गया है। तो क्या हो गया, वो भारी हो गया। अब सेकंड बात कर रहे हैं अपन द्रव की या जल की, तो मैंने क्या कहा उसमें सेकंड वाले, अब सेकंड टाइम आप क्या करो, बॉक्स में से 5 बुक्स निकाल दो, 5 ही बुक्स बची, स्पेस हो गया, मतलब वो बॉक्स थोड़ा सा हल्का हो गया। मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंपैरेटिवली सॉलिड के थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। बुक्स दूर दूर हो गई, थोड़ा उनके बीच में स्पेस आ गया, आपको उठाने में भी हल्की हो गई। और जब अपन बात करते हैं गैस की, तो मैंने क्या कहा, पूरे बॉक्स में आप सिर्फ एक बुक रखो, बाकी सब हटा दो। जब सारी बुक्स हटा दोगे, एक ही बुक रखोगे, तो आसानी से एक हाथ से उठा के लेके चल लोगे उसे। क्यों लेके चल सकते हो आप, क्योंकि एक ही बुक है, मतलब मॉलिक्यूल जो बुक्स थी वो दूर दूर हो गई। इसका मतलब पूरे बॉक्स में, इतने बड़े बॉक्स में आपको एक ही मॉलिक्यूल मिला, एक ही बुक रखी हुई मिली, तो वो हल्की हो गई। तो ये किसको बताता है, गैस, या हम कह सकते हैं गैस स्टेट को बताता है। ये सॉलिड को बताएगा, ये लिक्विड को, और ये गैस को एक्सप्लेन करेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जब हम कह रहे हैं कि ठोस जो है वो भारी है, तो वो क्या होगा, हल्की जगह पे डूब जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, घरों के अंदर आप कभी भी डाल के देख लो, पानी में अगर हम पत्थर डालते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, पानी में कभी भी आपको मौका मिला हो, पत्थर फेंकने की आदत होती है, या ऐसे ही खेलते खेलते डाल दिया, चलो भाई फेंक रहे हैं, कभी भी पत्थर पानी पे तैरता नहीं है, हमेशा डूब जाता है, अंदर चला जाता है। कभी करके नहीं देखा हो, आप करके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, पानी में पत्थर डूब गया, इट मीन्स सॉलिड था, लिक्विड में चला गया, क्योंकि लिक्विड के बीच में स्पेस था, और सॉलिड क्या था, डेंस था, भारी था। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई बर्फ़ जो है, बर्फ़ कभी भी किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक पे या किसी भी ड्रिंक में आप डाल के देखते हो उसको, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, हम शरबत काम में लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कई जगह पे पीते हैं हम हर तरह की चीज़ें, ठीक है। तो आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप काम में ले रहे हो, चीज़ में पी रहे हो, पानी में ही बर्फ़ मिला के पी लिया, पानी में बर्फ़ डाल दिया, भाई ठंडा करना है पानी को, तो भी आप देखोगे पानी में डूब जाता है बर्फ़। ऐसा क्यों, सॉलिड होता है तो सॉलिड को तैरना, बर्फ़ जो है ऊपर तैर रहा है, डूबता नहीं है, जबकि उसको डूब जाना चाहिए था। सॉलिड डूब जाता है लिक्विड में, लेकिन बर्फ़ कभी भी डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता, आप सोच के देखो कि ऐसा क्या चीज़ है भाई, बर्फ़ को डूब जाना चाहिए था लेकिन वो डूबा नहीं, सॉलिड होकर भी नहीं डूबा। तो क्यों नहीं डूबा, इसका क्या क्वेश्चन का आंसर है, एक्चुअली बर्फ़ का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पानी तो है, पानी के अंदर क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग के अंदर अपन देखते हैं, वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। आप पढ़ोगे क्रिस्टल के बारे में, सॉलिड स्टेट के अंदर, ठोस अवस्था के अंदर हम क्रिस्टल पढ़ेंगे, तो क्रिस्टल आप लोग थोड़ा बहुत भी पहले जानते हो। तो क्रिस्टल क्या होते हैं, डेफिनेट पोर्शन होता है कि हाँ इस पॉइंट पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल या कण उपस्थित होंगे। तो इसका मतलब उनके बीच में क्या होता है, जगह होती है, खाली स्पेस होता है। तो ऐसे ही जब बर्फ़ का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो बर्फ़ का स्ट्रक्चर डेंस नहीं बनता, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल पास नहीं रहते, बिल्कुल पास नहीं रहते। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है कि मॉलिक्यूल यहाँ इस तरीके से अरेंज होंगे,
डेफिनेट ऐसे नहीं होते, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम, कुछ इस तरीके के होंगे कि बीच का स्पेस आपको क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। जब इसका स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है, बीच का स्पेस खाली होता है, जैसे हम कहते हैं ना पिंजर, आपने सुना होगा पिंजरा होता है, केज बनी हुई होती है, ठीक है, केज या पिंजरा होता है, कुछ इस तरह की संरचना बर्फ की होती है जिसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इस तरह से सॉलिड में अरेंज हो जाते हैं कि उनके बीच में खाली स्पेस रह जाता है। उस खाली स्पेस की वजह से क्या होता है, बर्फ पानी पर तैरती है, डूबती नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलो अब हम आगे चलते हैं इसके बारे में। अभी तक आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा, मैटर, स्टेट ऑफ मैटर की बात कर ली हमने। अब अपन ने बताया था फिजिकली, हमने बोला था इसको, फिजिकल क्या होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। अब अपन आगे चलते हैं इसके केमिकल वाले पार्ट पर।